अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे जनरल सर्जरी का चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें हर सिस्टम के अकॉर्डिंग बताया कि पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट को क्या क्या मसले हो सकते हैं और उनको किस तरह से मैनेज करना है। तो ये चैप्टर आप लोगों ने अच्छे से करना है। अच्छा, अब हम क्लासीफाई सबसे पहले करते हैं कि पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। इनको मैंने क्लासीफाई किया, फिर हम एक एक को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है हैमरेज, यानी कि कहीं पे भी ब्लीडिंग हो सकती है। उसकी मैं फिर टाइप्स आपको बताती हूँ कौन सी होती हैं। वुंड, ठीक है। वुंड में क्या क्या हो सकता है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, हीमाटोमा, सिरोमा या वुंड एडिशंस, ये भी हम डिटेल में पढ़ते हैं। उसके बाद सीवीएस रिलेटेड मसले हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि एरिथमियाज, अनस्टेबल एंजाइना, हार्ट फेलियर, कुछ भी हो सकता है। रिस्पायरेटरी मसले हो सकते हैं जैसे एस्पायरेशन निमोनिया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये इंपॉर्टेंट है। सीएनएस के क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, कन्फ्यूजन, स्ट्रोक या फिट्स पड़ सकते हैं, ठीक है। जीआईटी में पैरालिटिक इलियस, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, गैस्ट्रिक डायलेशन, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। हेपाटोबिलियरी के अंदर पैंक्रेटाइटिस, हेपेटाइटिस, हेपेटिक फेलियर। यूरिनरी के अंदर यूरिनरी रिटेंशन हो सकती है, यूटीआई हो सकता है, रीनल इंसफलेशन हो सकती है, ठीक है। बाकी जो है इसके अलावा अदर्स में ये है कि फीवर हो सकता है, हीमोपेरिटोनियम हो सकता है, ठीक है, या सर्जिकल ड्रेन जो होता है उसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। बारह स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो मोस्ट कॉमन कह सकते हैं आप, ठीक है, मोस्ट कॉमन वैसे हेमरेज या वुंड इन्फेक्शन ही आते हैं। तो हेमरेज, ठीक है, हेमरेज प्राइमरी भी हो सकता है, रिएक्शनरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। ये जो हेमरेज की क्लासिफिकेशन है ना सिर्फ यहाँ इंपॉर्टेंट है बल्कि हर डोमेन में, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं कि प्राइमरी हेमरेज क्या होता है, रिएक्शनरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है। वाइवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइमरी हेमरेज ये होता है कि सर्जरी हो रही थी और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो दैट इज़ प्राइमरी हेमरेज। सेकेंडरी वो होता है जो कि विद इन 24 आवर्स, ठीक है। और ये क्यों होती है रिएक्शनरी और सेकेंडरी हेमरेज, ये भी पता होना चाहिए। सॉरी, मैंने सेकेंडरी बोल दिया, इट्स रिएक्शनरी हेमरेज। रिएक्शनरी हेमरेज वो होती है जो कि सर्जरी के 24 घंटों के अंदर अंदर होती है, और वो होती है या तो लाइगेचर स्लिप हो गया, ठीक है, और उससे ब्लीडिंग हो गई, या आर्टीरियल स्पैज़म ख़त्म हो गया तो उससे ब्लीडिंग हो रही है। ये दो रीज़न इसकी होती हैं। सेकेंडरी हेमरेज वो होता है कि सर्जरी के 24 घंटों के बाद, मतलब बहुत से दिनों के बाद, अगर बीच में आपकी जो है वो ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी हेमरेज, और इसकी मोस्ट कॉमन कॉज इन्फेक्शन होती है, ठीक है, या फिर वेसल वॉल अगर स्लग करना शुरू हो गई तब भी हो सकता है। लेकिन रिएक्शनरी में और सेकेंडरी में यही एमसीक्यू आता है कि लाइगेचर स्लिप की वजह से कौन सा हेमरेज होता है और इन्फेक्शन से कौन सा हेमरेज होता है, ठीक है। तो प्राइमरी हेमरेज जो कि एट द टाइम ऑफ सर्जरी होगा आपका, रिएक्शनरी होगा जो 24 घंटों के अंदर अंदर होगा और वो हमेशा लाइगेचर स्लिपेज की वजह से होता है, और सेकेंडरी जो होता है वो आपके पास होता है 24 घंटों के बाद काफ़ी दिनों तक, ठीक है। अगर कोई बीच में ब्लीडिंग होती है तो दैट इज़ सेकेंडरी, और वो हमेशा इन्फेक्शंस की वजह से ही होती है। सही हो गया। उसके बाद आ जाते हैं वुंड पे। अब कोई वुंड है, ठीक है, उसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, एसएसआई, इसका एक अलग से भी चैप्टर है, इसको हम डिटेल में करेंगे कि सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो एस एस आई स्टैंड फॉर सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि वुंड इन्फेक्शन कराते हैं, ठीक है। इसमें उन्होंने बताया हुआ है हीमाटोमा यानी कलेक्शन ऑफ ब्लड, सिरोमा यानी कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, पुअर न्यूट्रिशन, डायबिटीज़, एनीमिया, यूरीमिया, इम्यूनिटी। यानी अगर जनरली बात की जाए तो अगर कोई ओल्ड एज का पेशेंट है, डायबिटिक है, ठीक है, हाइपरटेंसिव है, या फिर एनीमिक है, या फिर ब्लीडिंग उसकी ज़्यादा हुई है, तो इन सब चीज़ों के रिजल्ट में आपके पास जो है वो मोर चांसेस हैं सर्जिकल साइट इन्फेक्शन होने के। नेक्स्ट जो चीज़ है वुंड कॉम्प्लिकेशन में वो है हीमाटोमा। हीमाटोमा बेसिकली होता है कि ब्लड जो है ना वो पूल कर जाता है, ब्लड की कलेक्शन हो जाती है, और वो मोस्ट कॉमनली क्यों होता है, क्योंकि आपने हीमोस्टेसिस सही से क्योर नहीं की। व्हाट इज़ हीमोस्टेसिस, के सर्जरी के टाइम पे ब्लीडिंग हो रही थी, आपने उसको सही कंट्रोल नहीं किया और आपने पेशेंट को बंद कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा कि फिर वो बाद में प्रेजेंट करेगा हीमाटोमा के साथ। तो हीमाटोमा का ये पूछते हैं कि इम्परफेक्ट हीमोस्टेसिस अगर आपने मेंटेन नहीं की ड्यूरिंग सर्जरी तो तब ये बन सकता है, ठीक है। और एक और उन्होंने बात ये लिखी है कि हीमाटोमा मोस्ट कॉमनली आपने कहाँ पे ज़्यादा फोकस उसको करना है, अगर नेक रीजन में बनता है, ठीक है। थायराइड सर्जरी के बाद कॉमन है कि नेक रीजन में हीमाटोमा बन सकता है, और वो हीमाटोमा बेसिकली आपकी ट्रेकिया को कंप्रेस कर रहा होता है, तो क्या होता है कि वो फिर डैमेजिंग है, उसको आपने फिर फ़ौरन ट्रीट करना होता है, ठीक है। और ज़ाहिर है वहाँ पे इन्फेक्शन के भी चांसेस हो सकते हैं। तो ट्रीट किस तरह से करते हैं हीमाटोमा को, अगर तो छोटा होता है ना हीमाटोमा, तो नीडल एस्पायरेशन, सिंपली आपने नीडल डाली और वहाँ से जो है वो जो कलेक्शन हुई थी ब्लड की वो आपने ब्लड ड्रेन कर लिया, ठीक है। तो दूसरा तरीका ये होता है कि आप वुंड को दोबारा ओपन करें, ठीक है। कि अगर क्लॉट बड़ा है कि वो नीडल एस्पायरेशन आप नहीं कर सकते, तो आपने क्या किया, वुंड को खोला और आपने उससे वहाँ से जो है ना वो क्लॉट को बेसिकली इवैक्यूएट कर लिया, यानी कि निकाल लिया।
अच्छा, हेमाटोमा के बाद है सिरोमा। व्हाट इज़ सिरोमा? सिरोमा बेसिकली कि सीरस फ्लूइड अगर इकट्ठा हो जाता है ना, और ये मोस्ट कॉमनली तब होता है कि जब आफ्टर ऑपरेशन ड्रेन नहीं डाला जाता। जब ड्रेन नहीं डालते तो वहाँ पे जितने फ्लूइड वगैरह या बॉडी फ्लूइड है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। मोस्ट कॉमनली कहाँ होता है कि उन सर्जरीज़ के अंदर जहाँ पे आपको स्किन फ्लैप्स उठाने पड़ते हैं, ठीक है, जैसे मस्टेक्टमी में, या फिर जहाँ पे लिम्फेटिक्स को डिवाइड करते हैं, उन सर्जरीज़ के अंदर जो है वो इस तरह से होता है। तो आपने क्या करना होता है, अगर स्मॉल सीरोमा है तो वो खुद ही ख़त्म हो जाएगा ठीक है, लेकिन अगर पेशेंट को ज़ाहिर सिम्टम्स दे रहे हैं इस तरह से तो आपने एस्पायरेट करना है, लेना है नीडल से। लेकिन अगर लार्ज है तो ज़ाहिर है उसको फिर आपने दूसरी तरह से ड्रेन करना होगा। उसके बाद है वुंड डेहिसेंस। वुंड डेहिसेंस जो है क्या होती है? वुंड डेहिसेंस अगर मैं आम ज़बान में बताऊँ तो वुंड का फट जाना, ठीक है, मीन्स आपने सूचरिंग लगाई, वो सूचर खुल गया है, वुंड विजिबल है, नीचे से आपको चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। तो वुंड डेहिसेंस पार्शियल भी हो सकती है, टोटल भी हो सकती है, ठीक है। पार्शियल का मतलब क्या हुआ कि कुछ लेयर सिर्फ उसकी डिस्टर्ब्ड हुई हैं, ठीक है, या सारी की सारी लेयर्स भी उसमें डिस्टर्ब्ड हो सकती हैं। अब इसमें लोकल कॉजेज़ हो सकते हैं और सिस्टमिक, कि क्यों बेसिकली वुंड ओपन हो गया उनका। लोकल कॉज में ये है कि आपने सही तरह से वुंड बंद नहीं किया था, ठीक है, या इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा, जैसा कोई टीबी का पेशेंट है, या कोई भी इंट्राक्रेनियल प्रेशर आपका, सॉरी, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर डिफरेंट चीज़ों से ज़्यादा हो सकता है, जिस तरह से प्रेगनेंसी है, ठीक है, या फिर आपकी साइटिक फ्लूइड है, या फिर आपका जो है वो कोई पल्मोनरी डिजीज़ है जिसमें बार बार कफिंग हो रही है, ठीक है, तो एब्डोमिनल प्रेशर उस बंदे का किसी वजह से ज़्यादा है, या फिर वुंड हीलिंग उसकी ठीक नहीं है। ये तीन तो आ जाएंगी लोकल कॉजेज़ में, ठीक है। सिस्टमिक में ये हो सकता है कि अगर वो 60 ईयर से ज़्यादा का है, डायबिटिक है, या इम्यूनोसुप्रेसेंट है, जॉन्डिस एनीमिया या मेलनरिश्ड है, तो वो सब चीज़ें तो ज़ाहिर उसमें आ जाएंगी, क्योंकि हीलिंग अच्छी नहीं करेंगे ना। जब हीलिंग अच्छी नहीं होगी तो वुंड डेहिसेंस हो जाएगी। बाकी वुंड में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं कि आपको पेन हो सकता है, ठीक है। जो एसाइटिस के अगर पेशेंट होते हैं ना, तो उनका बाकायदा उस वुंड के अंदर से फ्लूइड लीक करता हुआ भी नज़र आ रहा होता है, ठीक है, तो इतनी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं रिस्पायरेटरी कॉम्प्लिकेशंस में, ठीक है। तो रिस्पायरेटरी कॉम्प्लिकेशंस में कुछ पेशेंट रिलेटेड हैं और कुछ प्रोसीजर रिलेटेड है। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स हैं, ठीक है, फैक्टर्स उन्होंने बताया, नॉट कॉम्प्लिकेशंस, कि ऐसे क्या कौन से पेशेंट्स हैं जिनके अंदर चांसेस हैं कि उनको ऑपरेशन के बाद रिस्पायरेटरी इश्यूज़ हो सकते हैं, और क्या प्रोसीजर क्या किया जाता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। जो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स हैं वो ये हैं कि अगर पेशेंट की एज ज़्यादा है, ठीक है, उसका ASA क्लास 2 है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे ASA को, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर है, COPD है यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, या फंक्शनल डिपेंडेंसी, इन सब चीज़ों के रिजल्ट में, यानी पहले से वो कोई कार्डिक फेलियर का पेशेंट है या पल्मोनरी डिजीज़ उसको ऑलरेडी है, एज ज़्यादा है, तो ज़ाहिर है उसको कॉम्प्लिकेशन भी इसके अकॉर्डिंग हो सकती है। प्रोसीजर रिलेटेड क्या है? एओर्टिक एन्यूरिज्म का आपने रिपेयर किया है, आपने कोई थोरेसिक सर्जरी की है, आपने कोई अपर एब्डोमेन के साथ डील किया है, या प्रोलॉन्ग सर्जरी थी, या इमरजेंसी सर्जरी थी, आपने GA यूज़ किया, तो इन सब चीज़ों के अंदर ज़ाहिर है हो सकते हैं चांसेस, ठीक है। तो होती कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई इन्होंने 7 कॉम्प्लिकेशंस बताई हैं जो कि रिस्पायरेटरी इश्यूज से हो सकती हैं। कौन कौन सी है? सबसे पहले है पोस्ट ऑपरेटिव हाइपोक्सिया, ठीक है। हाइपोक्सिया जनरली होता क्या है? हाइपोक्सिया का मतलब है कि ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो गई है ना, टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो ऑक्सीजन सेचुरेशन लेस देन 90% इज़ नॉन एज हाइपोक्सिया। अब पोस्ट ऑपरेटिव हाइपोक्सिया क्यों होता है, ठीक है, या तो अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हुई हुई है, या फिर लेरेंजियल एडीमा है, या हाइपोवेंटिलेशन है, पेशेंट सही तरह सांस नहीं ले रहा, एटेलेक्टेसिस हुई हुई है, ठीक है, उसकी एल्वेलाई की ब्रेक डाउन हो रही है, पल्मोनरी एडीमा है, या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इन सब चीज़ों के रिजल्ट में हाइपोक्सिया हो सकता है। अब इनको एक एक को हम डिटेल में भी करेंगे। जो भी फैक्टर है आपने पहले तो रूल आउट करना है कि इनमें से कौन सा फैक्टर है, ठीक है। और अगर तो इस वजह से पेशेंट प्रॉपर सांस नहीं ले पा रहा कि उसके अंदर सिक्रीशंस इकट्ठी हुई हुई हैं या ब्लड है, तो आपने ज़ाहिर है उसकी सक्शनिंग करनी है, ठीक है। ओरोफेरेंजियल जो पाथवे है उसको आपने क्लियर करना है, और फिर उसको फ़ौरन से आपने ऑक्सीजन दे देना है 15 लीटर पर मिनट के हिसाब से, ठीक है। और वो जो चिन लिफ्ट या जॉ थ्रस्ट वाले तरीके होते हैं वो भी आपने करके देख लेना है, ठीक है, जिससे ज़ाहिर है जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है वो थोड़ी बहुत रिलीव हो जाती है। फिर आ जाते हैं सेकंड पे, जो सेकंड कॉम्प्लिकेशन है वो है एटिलेक्टेसिस, ठीक है। एटिलेक्टेसिस जो होती है वो 90% देखा गया है कि उन पेशेंट्स में होती है जिन्हें जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, ठीक है। और एटिलेक्टेसिस होती कहाँ है कि आपका जो बेसल पार्ट है लंग्स का वहाँ पे होती है, 48 आवर्स के अंदर होती है। और इसमें होता क्या है? एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशंस है ना बेसिकली, या तो मैंने लिखा है एनेस्थीसिया की वजह से हो सकता है, या फिर पेशेंट को पेन है कि वो कफ नहीं कर पा रहा, उसके सिक्रीशंस निकल नहीं रही, ठीक है, ये हो सकता है। तो अब एनेस्थीसिया की क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि पेशेंट की जो सिक्रीशंस होती हैं ना वो थिक हो जाती हैं, उसकी जो सीलरी क्लियरेंस होती है वो कम हो जाती है, ठीक है।
और उसमें ज़ाहिर है फिर अगर क्लियरेंस कम हो रही है तो ब्रोंकाई के अंदर म्यूकस जमना शुरू हो जाएगा, वो बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो वो ब्रोंकाई को ब्लॉक कर देगा और वहाँ पे क्या होगा कि जो एयर है ना अल्वोलाई की सारे कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर बाहर नहीं जा सकेगी, वो अल्वोलाई की एयर वहीं भर जाएगी लंग्स में। जब वो भर जाएगी तो क्या होगा कि वहाँ पे लंग के अंदर कोलैप्स होना शुरू हो जाएगा और वहाँ पे इन्फेक्शन होगा। तो ये इसी को एटेलेक्टेसिस कहते हैं, ठीक है, कि जो लंग एल्वोलाई हैं वो उनके कोलैप्स हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मसला बेसिकली वही है ना कि सिक्रीशंस इकट्ठी हो रही हैं, ठीक है। तो वही आपने वही काम करना है कि आपने सिक्रीशंस को ड्रेन करने लें, या आपने आपको जो ऊपर चीज़ें बताई हैं कि हेड टिल्ट, चिन रेस, वो सब चीज़ें कर लेनी है। फिर है पोस्ट ऑपरेटिव पेन। ये 2 रीज़न्स हैं जिनकी वजह से एटेलेक्टेसिस हो रहा है। पेन में वही है बात है कि अगर उसको बहुत ज़्यादा पेन है तो वो कफिंग नहीं करेगा, तो उसके सिक्रीशंस अंदर एक्यूमुलेट होंगे, क्योंकि कफिंग से ज़ाहिर सिक्रीशन ऊपर आती हैं तो वो आपके वेरिक्स वाले पाथवे से क्लियर हो जाती हैं। अब माइनर एटेलेक्टेसिस अगर होगी ना पेशेंट को, तो वो फ़ीवर होगा, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, उसका हार्ट रेट ज़्यादा होगा और उसको फ़ीवर होगा। लेकिन अगर सवेयर फॉर्म होगी तो उसमें रिस्पायरेटरी कोलैप्स भी हो सकता है, बिल्कुल उसका सांस बंद हो सकता है, पेशेंट नीला पड़ सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सीटी स्कैन वगैरह से बेसिकली एटेलेक्टेसिस नज़र आती है। ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, अगर माइनर है तो आपने जस्ट फिजियोथेरेपी करनी है। फिजियोथेरेपी से बेसिकली क्या होता है कि सिक्रीशंस फंसी हुई थी जिनका मसला था और उनकी वजह से एयर बाहर नहीं जा रही थी तो कोलैप्स हो रहा था, तो आपने सिक्रीशंस को निकालने के लिए ही काम करना है। तो माइनर अगर है तो आप जस्ट फिजियोथेरेपी करें, उससे ये कि सिक्रीशन थोड़ी बहुत ऊपर मूव करती हैं। और ज़ाहिर है पेन हो रहा है पेशेंट को जिसकी वजह से वो कफ़ नहीं कर रहा था, तो आपने उसका पेन रिलीव करा देना है, ठीक है। अगर सवेयर है तो ब्रोंकोस्कोपी भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि अगर सवेयर फॉर्म में होता है कि म्यूकस सिक्रीशन इकट्ठी हो के ना एक म्यूकस प्लग बना देती है, ठीक है, बड़ा सा, तो वो प्लग निकालने के लिए ब्रोंकोस्कोपी यूज़ करते हैं। और अगर उससे भी ज़्यादा सवेयर सिचुएशन है तो फिर आपको ज़ाहिर है वेंटिलेशन देनी पड़ती है पेशेंट को, ठीक है। उसके बाद है पल्मोनरी एस्पायरेशन, ठीक है। पल्मोनरी एस्पायरेशन में क्या है, एस्पायरेशन निमोनिया यानी एसिडिक कंटेंट्स हैं, ठीक है। पेशेंट लेटा हुआ है, स्टमक के जो कंटेंट्स हैं वो पीछे की तरफ उन्होंने मूव किया है और अल्टीमेटली पेशेंट ने उसको एस्पायर कर लिया, यानी वो रिस्पायरेटरी ट्रैक में आ गया, वो लंग्स में चले गए, तो उसको एस्पायरेशन निमोनिया कहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये जो एस्पायरेशन निमोनाइटिस है ना, फॉलोइंग इनहेलेशन ऑफ एसिडिक कंटेंट, इसको मिडलसन सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। कि आफ्टर सर्जरी जो है अगर उसने एस्पायर कर लिया है स्टमक के कंटेंट को, तो उसको मिडलसन सिंड्रोम कहते हैं। अब एस्पायरेशन होती कब है, या तो एनेस्थीसिया के इंडक्शन में हो सकती है, या फिर अगर वो एनेस्थीसिया से रिकवर कर रहा है तो तब भी हो सकती है, ठीक है। और इसमें क्या है कि अगर आपके कोई इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन है या पैरालिटिक इलियस है, ठीक है, तो ज़ाहिर है वहाँ पे चीज़ें इकट्ठी हुई होंगी, तो वो बैक फ्लो उनका ज़्यादा हो सकता है, तो एस्पायरेशन के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो आपने इसको प्रिवेंट कैसे करना है, प्रिवेंट ऐसे करना है कि पेशेंट का स्टमक खाली होना चाहिए, ठीक है। जो अडल्ट्स होते हैं उनके अंदर आपने प्री ऑपरेटिव फास्टिंग, यानी पेशेंट को कहना है कि सर्जरी से 6 घंटे पहले कुछ ना खाए, और बच्चों को आपने कहना है कि 4 घंटे पहले कुछ ना खाएं। प्रॉपर उनकी पोजीशनिंग मेंटेन करनी है, इंट्यूबेशन ठीक तरह से करनी है, ठीक है। और मेटोक्लोप्रोमाइड और H2 ब्लॉकर या PPI वगैरह जो है वो भी हम सर्जरी से पहले दे देते हैं, ताकि एसिडिक प्रोडक्शन ही कम हो। जब प्रोडक्शन ही कम होगी तो वो ज़ाहिर है एस्पायर भी पेशेंट नहीं कर सकता। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद भी अगर एस्पायरेशन होगी है तो आपने क्या करना है, ब्रोंकोस्कोपी करनी है, ठीक है। ब्रोंकोस्कोपी से हम क्या करते हैं कि जितनी भी लंग्स के अंदर उसके एसिडिक कंटेंट्स गए हैं स्टमक के, वो हम सक्शन कर लेते हैं, ठीक है। या जो भी मटेरियल आपको नज़र आ रहा है ब्रोंकियल ट्री में फंसा हुआ है वो आपने निकाल लिया, ठीक है। और साथ ज़ाहिर है एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, क्योंकि निमोनाइटिस हुआ हुआ ना, इन्फेक्शन हुआ हुआ है पेशेंट को। बाकी ये कि इंट्यूबेशन और वेंटिलेशन कर सकते हैं, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा वो रिस्पायरेटरी फेलियर की तरफ चला गया। नेक्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन है वो है पोस्ट ऑपरेटिव निमोनिया, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं उन पेशेंट में हु डाइड आफ्टर सर्जरी, यानी अगर सर्जरी के बाद किसी पेशेंट की डेथ हो रही है तो मोस्ट कॉमनली आपने पोस्ट ऑपरेटिव निमोनिया को उसमें एक्सक्लूड करना है, ठीक है। अब ये किन किन लोगों के अंदर होता है, जिन्हें कोई ऑलरेडी पेरिटोनियल इन्फेक्शन है, या फिर आपने बहुत टाइम से उन्हें वेंटिलेशन पे रखा हुआ है, ठीक है, तो वेंटिलेशन एसोसिएटेड निमोनिया होता है, वो जो है इसके अंदर कॉमन होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि होस्ट डिफेंस बहुत वीक है। फॉर एग्जांपल कोई डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है, ठीक है, और पेशेंट जो है वो कफ़ नहीं कर पा रहा, तो वो अपनी ज़ाहिर ट्री को क्लियर नहीं कर पा रहा, तो उसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन हो रहे हैं, ठीक है। पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है आपके पास, फीवर के साथ, ठीक है, टेकिपनिया यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, सिक्रीशंस उसकी बहुत ज़्यादा हुई होंगी, ठीक है, और ज़ोर ज़ोर से वो सांस ले रहा होगा, और उसके लंग्स में भी बिल्कुल ज़ाहिर है सिक्रीशंस वगैरह भरी हुई होंगी, ठीक है, कंसोलिडेशन हुई होगी। तो ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, वही वाला काम कि आपने ले दे के सब में यही है कि सिक्रीशंस की वजह से ही मसला हो रहा है, ठीक है। तो आपने सब में ज़ाहिर है सिक्रीशंस ही क्लियर करनी है और साथ एंटीबायोटिक्स दे देनी है। उसके बाद है पोस्ट ऑपरेटिव प्लूरल एफ्यूजन। अब जो पोस्ट ऑपरेटिव प्लूरल एफ्यूजन है ना, इसमें क्या होता है, प्लूरल एफ्यूजन बेसिकली जो लंग्स के गिर्द मेम्ब्रेन है प्लूरा, उसके अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो गया, ठीक है। तो आपने क्या करना है,
कि ये कब होता है, आफ्टर एब्डोमिनल प्रोसीजर्स, ठीक है, कि अगर अपर एब्डोमेन के हमने कोई प्रोसीजर किया है तो वहाँ पे मोस्ट कॉमनली प्लूरल इफ्यूजन डेवलप हो सकती है, लंग्स के फ्लूइड इकट्ठा हो सकता है, ठीक है। अगर तो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे आपके रिस्पायरेटरी फंक्शन को तो आपने उसे छोड़ देना है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट में इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो रहा है या उसको रिस्पायरेटरी इशूज़ आ रहे हैं तो फिर ज़ाहिर है आपने फ्लूइड को एस्पायरेट कर लेना है, ठीक है, और एंटीबायोटिक्स दे देनी है। ये थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी है तो हम इससे नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस जो है ना पल्मोनरी एडीमा नेक्स्ट पार्ट से करते हैं। थैंक यू।